रामपुर गांव में रहने वाली रेखा बड़ी ही अच्छी, बड़ी ही सीधी सादी और पढ़ाई में होशियार लड़की थी। रेखा गरीब किसान की बेटी थी। घर में पैसों की तंगी थी। पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में भी अम्मी जान की मदद करती। पढ़ाई करते करते जब अम्मी जान को काम करते देख रेखा मदद करने आती तो अम्मी जान उसे रोक देती। अरे रहने दे बेटा, तू पहले अपनी तालीम पर ध्यान दे। अम्मी जान हो गई मेरी पढ़ाई, कब से तू अकेली ही काम कर रही है। ठीक है, तो एक काम कर, तू अभी पढ़ाई कर और जल्दी सो जा। तुझे फिर उठकर कॉलेज भी तो जाना है ना। जी अम्मी। रेखा बगल वाले शहर के कॉलेज में जाती थी। वो बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर में पढ़ती थी और अपने क्लास की हर इम्तिहान में फर्स्ट ही आती थी। लेकिन रेनू और उसके दोस्त रेखा से बहुत जलते थे। वो लोग रेखा से नफरत करते थे। पता है, इसने ना टीचर लोगों पर काला जादू कर लिया है, वरना हर इम्तिहान में फर्स्ट कैसे आती? बताओ नहीं तो कैसे आती हर इम्तिहान में फर्स्ट? हाँ, सही कह रही है तू रेनू। इस गांव वाली का कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारा जीना हराम कर देगी। जीना हराम तो हम कर देंगे इसका। न शक्ल न सूरत, आई बड़ी इम्तिहान में फर्स्ट आने वाली। रेनू शहर के रईस बाप की बेटी थी और इसीलिए अपने कपड़ों और चेहरे की चमक धमक का खास ख्याल रखती थी। एक आम जिंदगी जीने वाली रेखा को हमेशा नीचा दिखाया करती। जब ठंड का मौसम आया, रामपुर से शहर आने वाली रेखा जब घर से निकलने लगी तो अम्मी जान ने कहा, अरे रेखा, कितनी ठंड है बाहर और तू कॉलेज जा रही है तो कम से कम मफलर तो ओढ़ कर जा। नहीं माँ, मैं चली जाऊंगी ऐसे ही। अरे बेटा, इतनी ठंड है, सुन मेरी बात, मफलर पहन कर जा, ऐसे मत जा। लेकिन माँ, वो काफी पुराना है। लेकिन ठंड से तो बचाएगा ना, तू पहन कर जा, मैं कह रही हूँ ना। ठीक है माँ। रेखा पैदल ही गांव से कॉलेज आती जाती थी। रेखा मफलर पहनकर जब कॉलेज आई तो रेनू ने उसे देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे देखो भाई, जर्किन और जैकेट के जमाने में ये मफलर पहनकर आई है, वो भी फटा हुआ, पुराना, देखो तो। अरे ये तो मफलर वाली बन गई। अरे मफलर वाली नहीं, फटे मफलर वाली बोलो, फटे मफलर वाली। रेखा इन सब से इतनी दुखी हो गई कि वो बहुत रोने लगी और कॉलेज के पीछे जो थोड़ा जंगल जैसा हिस्सा था वहां पहुंच गई कि तभी एक आवाज उसके कानों में पड़ी। जब देखा तो उसके क्लास के लड़के राकेश और जितेश थे। राकेश अपने छर्रे की बंदूक लिए कहीं तो निशाना लगा रहा था। अरे यही होगा, कल यही देखा था मैंने, वहाँ देखो। अरे तू चुप हो जा, ध्यान लगाने दे। राकेश और जितेश एक दरख्त पर बैठे चील पर अपना निशाना लगाना चाहते थे, इसीलिए कॉलेज के पास वाले जंगल में छर्रे की बंदूक लिए घुस आए थे। जैसे ही उन्होंने बंदूक से चील पर छर्रा दागा, उन्हें एक सीटी सुनाई दी। अरे यार भाग, पहले की तरह ये गार्ड फिर से आ गया। चील का क्या करेंगे, उसे छर्रा लगा है, उसे बाद में देख लेंगे। अब चल यहाँ से, कल तो छोड़ दिया था उसने, अगर आज पकड़े गए ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चल जल्दी चल। रेखा ये सब देख रही थी। राकेश और जितेश के जाने के बाद रेखा उसी जगह आई जहाँ पर चील पड़ा हुआ था। उफ, कितनी गहरी चोट आई है, लगता है छर्रा अंदर तक गड़ चुका है। नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, ये जख्म तो अभी भर जाएगा। रेखा ने जब ये आवाज सुनी तो वो चौंक गई। अरे ये क्या, तुम बोल कैसे सकते हो? इससे भी ज्यादा तुम्हें ये जानकर आश्चर्य होगा कि मैं जानता हूँ कि तुम नाराज क्यों हो और यहाँ पर बैठकर तुम रो क्यों रही थी। क्यों, बोलो तो। रेनू ने तुम्हारे साथ जो किया वो ठीक नहीं था। मुझे तो उसी बात का बुरा लगा। तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम दूसरों की मदद करने वाली एक साफ दिल की लड़की हो। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे बहुत बुरा लगा जब उन्होंने मुझे मफलर वाली कहकर चिढ़ाया। मेरे घर में पैसों की तंगी है, इसीलिए ये लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं गांव खेड़े से आती हूँ, इसीलिए मेरी खिल्ली उड़ाते हैं। रेखा, तुम नाराज मत हो। जिस मफलर के लिए इन्होंने तुम्हें चिढ़ाया है, वही मफलर अब तुम्हारा सबसे अच्छा साथी बनेगा। वो कैसे? जरा अपना मफलर दिखाना।
रेखा ने जब अपना मफलर देखा तो वो एकदम से नया हो चुका था। इस मफलर से तुम जो चाहे वो मांग सकती हो, लेकिन हाँ, इसका तुम गलत इस्तेमाल मत करना, वरना ये तुम्हारे साथ गलत करेगा। और हाँ, इसका इस्तेमाल तुम किसी का नुकसान करने के लिए करोगी तो भी ये नुकसान करेगा। ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल सिर्फ अपने और दूसरों की मदद के लिए करना, तभी तक ये वरदान है, नहीं तो ये श्राप बन जाएगा। ये कहकर चील उड़ गया। रेखा को यकीन न हुआ कि उसके साथ ऐसा हो रहा है। क्या मैं सपना देख रही हूँ? एक चील बोल कैसे सकता है? और वो पुराना फटा हुआ मफलर अचानक से नया कैसे हो गया? क्या चील ने जो कहा वो सच होगा? देखती हूँ। मफलर, मुझे तुम उस दरख्त पर जो अमरूद है वो ला कर दो। तभी रेखा के हाथ में एक आम आ गया। ये तो कमाल हो गया। मफलर, अब मुझे उड़ाकर मेरे घर तक ले चलो। रेखा के ये कहते ही रेखा हवा में उड़ने लगी। कितना मजा आ रहा है, ये तो सच में जादुई मफलर है। रेखा जब अपने घर आई तो उसने अपने मफलर से कहा, मफलर, मुझे जल्द से जल्द अच्छे कपड़े दे दो। ये कहते ही नए नए कपड़े रेखा के सामने आ गए। रेखा बहुत खुश हुई। वाह, ये तो कमाल हो गया। मफलर, मुझे और थोड़ा सुंदर बना दो। ये कहते ही रेखा का रंग रूप एकदम से बदल गया। वो बेहद खूबसूरत हो गई। वाह, कल मैं नए कपड़े पहनकर कॉलेज जाऊंगी। दूसरे दिन जब रेखा अपनी क्लास में जाने लगी तो उसे देखकर सब दंग रह गए। रेखा ने नए कपड़े पहने थे और अब वो बेहद खूबसूरत दिखने लगी थी। रेनू ने जब उसे देखा तो पहचान ही नहीं पाई। अरे, ये कौन है? नई एडमिशन है क्या? अरे पागल, ये वही है, अपनी दुश्मन रेखा। देख तो कैसे बदल गई है। अरे ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। ये रातों रात इसमें ये बदलाव आया कैसे? हमें इसका पता लगाना ही होगा। तुम जाओ रीमा, तुम जाकर पता लगाओ कि एक गांव की छोरी शहर की गोरी कैसे बनी। जाओ पता करो। कॉलेज से छूटने के बाद जब रेखा कॉलेज से बाहर निकली तो रीमा उसका पीछा करने लगी। जब रेखा शहर से बाहर आई तो रीमा एक दीवार के पीछे से उसे देखने लगी। इस रेखा की बच्ची का रंग रूप बदल कैसे गया? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अब शहर के बाहर आ गई हूँ, मुझे अब अपने मफलर का यूज करना चाहिए। रेखा ने मफलर अपने हाथ में लिया और कुछ बुदबुदाया और तभी रेखा हवा में उड़ने लगी। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये रेखा हवा में कैसे उड़ सकती है? मफलर वाली बात सुनकर रेनू को यकीन ही नहीं हो रहा था। यानी सब कुछ उस मफलर की वजह से हो रहा है। हमने जिस मफलर का मजाक उड़ाया वो जादुई मफलर था। मुझे वो मफलर चाहिए। रीमा, मुझे वो मफलर चाहिए। कुछ भी करके वो मफलर हमें लेना ही होगा। दूसरे दिन जब रेखा कॉलेज आई तो पढ़ते वक्त उसने अपना मफलर अपने बगल में रखा। इसी का फायदा उठाकर रेनू ने उसी मफलर के जैसा एक मफलर वहां रख दिया और वहां से रेखा का मफलर चुरा लिया। रेखा कॉलेज के बाद शहर से बाहर आई और अपना मफलर उसने अपने हाथ में लिया। चल मफलर, मुझे घर लेकर चल। रेखा के कहने से जब कुछ नहीं हुआ तो वो हैरान रह गई। अरे मफलर, मुझे घर लेकर चल। क्या हुआ? आज मैं हवा में उड़ क्यों नहीं रही हूँ? अरे, इस जादुई मफलर का जादू कहाँ गायब हो गई? कैसे उड़ती वो? मफलर तो रेनू के पास था। रेनू उस मफलर को निहारे जा रही थी। वाह, ये जादुई मफलर अब मेरे पास है। ये जानकर तो रेखा के होश उड़ जाएंगे। मैं अब इससे जो चाहूँ वो मंगवा सकती हूँ। पहले तो मुझे बहुत भूख लगी है। मफलर, मुझे एक आइसक्रीम और बर्गर ला कर दे। ये कहते ही रेनू के सामने आइसक्रीम और बर्गर आ गया। वाह, इतनी सारी आइसक्रीम और बर्गर। यार, अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें जो चाहिए हमें वो सब कुछ मिल सकता है। मफलर अपने पास कब्जे में लेकर रेनू बेहद खुश हुई और दूसरे दिन बड़ी खुशी से कॉलेज आई, नए कपड़ों और नई खूबसूरती के साथ। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वाह रेनू,
तुम तो पहले से और ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी और ये नए कपड़े तो तुम पर बहुत जच रहे हैं। रीमा, तू अब देखती जा कि मैं क्या क्या करती हूँ। अरे पहले उस गांव की लड़की को तो मजा चखा। मफलर मिलने के बाद बड़ी अकड़ रही थी। चल आजा। क्लासरूम में रेनू और रीमा दोनों रेखा के पास आए। रेनू के पास अपना मफलर देखकर रेखा चौंक गई। मेरा मफलर तुम्हारे पास कैसे आया? यही तो जादू है रेखा। यही थी ना तुम्हारे कपड़े और रहन सहन के बदलने की वजह। अब इसके बिना तुम क्या करोगी? मैं बताती हूँ। मफलर रेखा को भिखारी बना दे, इसके कपड़े गंदे कर दे और इसे बुढ़िया बना दे। रेनू ने रेखा का बुरा चाहा और मफलर का जादू उल्टा हो गया। अब गंदे कपड़े रेनू के थे और वो बुजुर्ग हो चुकी थी। अपना ये रूप देखकर वो रोने लगी। नहीं ये मुझे क्या हो गया? मैं बुढ़िया कैसे बन गई? हे भगवान, मुझे ठीक कर दो। मफलर मुझे ठीक कर दो, मुझे ठीक कर दो, मुझे ठीक कर दो हे भगवान। रेखा ने जादुई मफलर अपने हाथ में लिया। हे मफलर, रेनू को ठीक कर दे, वो जैसी थी उसे वैसी ही बना दे। फिर से मफलर का जादू चला। पल भर में रेनू पहले जैसी हो गई। मुझे माफ कर दो रेखा, मुझसे गलती हो गई। मैंने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया है, मुझे माफ कर दो। रेनू, तुम्हें किए पर अफसोस है, मुझे बस इसी बात की खुशी है। अपना भला सोचकर दूसरों का नुकसान करना इंसानियत हमें ये नहीं सिखाती। इंसानियत हमें मिलजुल कर प्यार करना सिखाती है। इसलिए आगे से तुम किसी भी गरीब का मजाक मत उड़ाना। नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। फतेहगंज नाम का गांव था जहां पर आए दिन बाढ़ का मसला हो रहा था। उसी गांव में सुरेश नाम का एक आदमी अपनी बीवी शालिनी के साथ रहता था। एक दिन सुरेश खेती से घर पर भाग कर आया। शालिनी, चलो, हमें ये कस्बा छोड़कर लौटना होगा। मगर कहाँ पतिदेव? सब कस्बे वाले फतेहगंज के पहाड़ पर जा रहे हैं। बाढ़ दूसरी ओर से सीधा इसी तरफ आ रहा है। ठीक है, चलिए। सुरेश अपनी बीवी को लेकर फतेहगंज के पहाड़ पर आ जाता है, जहाँ पहले से ही बाकी गांव वाले और प्रधान खड़े थे। प्रधान सारे गांव वालों से कहता है, सभी कस्बे वाले मेरी बात ध्यान से सुने। कस्बे में इतने सालों में सिर्फ एक बार बाढ़ आती थी, लेकिन ये तीसरी बार है जब इसी साल में बाढ़ आई है। और जितनी बार बाढ़ आती है उतनी बार कस्बे के घर तहस नहस हो जाते हैं। इसका मतलब अब कस्बे में हर साल 3 बार बाढ़ आएगी। हाँ, हमें यही मानकर चलना होगा सुरेश। मगर हमारे घर बाढ़ में तबाह हो जाते हैं और लकड़ियाँ सिर्फ गांव के जमींदार के पास होती हैं। वो हर बार बाढ़ के बाद अपनी लकड़ियों के दाम बढ़ा देता है। अब ये मेरे हाथ में नहीं है। मैंने बहुत बार जमींदार से इसके बारे में बात की है, लेकिन वो हमेशा मेरी बात को टाल देते हैं। उसका घर कस्बे के किनारे पर है, जिसकी वजह से ना तो उसके घर को कुछ होता है और ना ही उसके धंधे को। अब तो बाढ़ के बाद ही पता चलेगा कि उसका घर कैसा है। धीरे धीरे गांव से बाढ़ का पानी खत्म हो जाता है और बाकी गांव वाले अपने घर जाने लगते हैं। सुरेश और शालिनी जब अपने घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनका घर पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। हमारा घर तो पूरी तरह से टूट गया है, अब हम क्या करेंगे? वही जो सारे कस्बे वाले करने वाले हैं। जमींदार के पास जाकर उससे लकड़ी खरीद कर नया घर बनाना होगा। मगर वो तो अब ज्यादा पैसे मांगेगा लकड़ियों के लिए। लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं शालिनी? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है। सुरेश और शालिनी जमींदार के घर चले जाते हैं। आओ आओ सुरेश, आओ, तुम्हारा ही इंतजार था मुझे। अभी अभी प्रधान जी भी घर के लिए लकड़ियां लेकर गए हैं। जी, मुझे भी आपसे लकड़ियां ही खरीदनी है। आजकल क्या भाव चल रहा है? देखो सुरेश, बात ऐसी है कि बाढ़ की वजह से लकड़ियों की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मुझे लगा ही था कि आप लकड़ियों के दाम बढ़ा देंगे। आपकी लालच आपकी शक्ल पर नजर आ रही है। ए, जबान संभाल कर बात करो। तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ। हमें माफ कर दीजिए जमींदार जी,
आप बस हमें लकड़ियां दे दीजिए जिसे हम अपना घर बना सके। ठीक है, गोदाम से लकड़ियां ले जाओ, लेकिन आज ही लकड़ियों की कीमत और बढ़ गई है। जी, हम खरीद लेंगे। सुरेश और शालिनी गोदाम से लकड़ियां ले जाकर अपना घर फतेहगंज में फिर से बना लेते हैं और शालिनी अपने पति सुरेश से कहती है, आपको जमींदार की बातें नहीं माननी चाहिए थी। तुम भी जानती हो शालिनी, कस्बे की लकड़ियां सिर्फ जमींदार से ही मिलती है। अगर वो नहीं देगा तो हम घर कैसे बनाएंगे? उसके ही लकड़ियों से तो पूरा कस्बा घर बनाता है। उसके साथ कभी अच्छा नहीं होगा। देखना, मैं कह रही हूँ, लोगों के दुख दर्द में वो अपनी लालच पूरी कर रहा है। ऐसा नहीं कहते हैं शालिनी, चाहे कोई भी हो। समझ गई पतिदेव, आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इतनी भी तारीफ मत करो, मैं जा रहा हूँ जंगल। वैसे ही कुछ छत के लिए कुछ लकड़ियां काटने। सुरेश जंगल में चला जाता है। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जाने लगता है तो देखता है कि एक बड़े से दरख्त के नीचे एक साधु ध्यान में विलीन है। सुरेश साधु के पास जाता है और साधु अपने आप अपनी आंखें खोल लेते हैं और सुरेश से कहते हैं, बोलो बेटा, मेरे पास आए हो तो कुछ कहना ही चाहते होगे तुम। जी साधु जी, हमारे कस्बे फतेहगंज में अब साल में 3 बार बाढ़ आने लगी है, जिसकी वजह से हमारे घर बर्बाद हो जाते हैं और जमींदार इसका फायदा उठाकर लकड़ियां महंगी बेच रहा है। क्या आप मुझे कोई रास्ता बता सकते हैं? बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हारे कस्बे का दर्द समझता हूँ। साधु अपना हाथ आगे बढ़ाता है और एक मंत्र पढ़ते हैं। जैसे ही वो मंत्र पढ़ते हैं, उनके हाथों में एक बांसुरी आ जाती है। जब भी तुम्हारे कस्बे में बाढ़ आने वाली हो तो सुरेश, तभी तुम इस बांसुरी को बजाना शुरू कर देना। ये कोई मामूली बांसुरी नहीं है। इस बांसुरी को बजाते ही कस्बे के सारे घर के पैर आ जाएंगे और वो सब अपने आप एक जगह से दूसरी जगह नाचते नाचते पहाड़ पर चले जाएंगे। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साधु जी। सुरेश वो बांसुरी ले लेता है और गांव के प्रधान के पास चला जाता है और प्रधान को बांसुरी और उसके पीछे की सारी बातें बताता है। अगर ऐसा है तो ये बहुत ही बेहतर बात है सुरेश, क्योंकि जल्दी ही एक बार फिर से बाढ़ कस्बे में आने वाली है। हम सबके घर को बचाने की जिम्मेदारी तुम पर होगी। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। जी, आप मुझ पर छोड़ दीजिए। कुछ महीने बीतते हैं और गांव में फिर से बाढ़ आने लगती है। सब भागकर फतेहगंज के पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, मगर सुरेश गांव में ही रहता है। पतिदेव, चलिए, आपको पता नहीं कि ये बांसुरी काम करेगी या नहीं। आप क्यों अपने आप को जोखिम में डाल रहे हैं? मुझे यकीन है शालिनी कि ये बांसुरी जरूर काम करेगी। तुम जाओ, मैं पूरे घर पहाड़ पर ही लेकर आऊंगा। शालिनी वहां से चली जाती है और सुरेश बांसुरी बजाना शुरू कर देता है। जैसे ही सुरेश बांसुरी बजाने लगता है, गांव के घरों के पैर आ जाते हैं और वो हिलने लगते हैं। सुरेश बांसुरी बजाते बजाते फतेहगंज के पहाड़ पर जाने लगता है और उसके पीछे पीछे घर भी आने लगते हैं। प्रधान दूर से देखता है और कहता है, ये तो कमाल हो गया। कस्बे के घर नाच रहे हैं और सीधे इसी पहाड़ पर आ रहे हैं। सुरेश घरों को पहाड़ पर ले आता है, जिसे देखकर प्रधान सुरेश से कहते हैं, वाह, तुमने तो पूरे कस्बे को नचा दिया सुरेश। बहुत बढ़िया, तुमने आज कस्बे के घरों को आज बचा लिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश। प्रधान जी, ये तो मेरा फर्ज था। बाढ़ का पानी गांव से जाने लगता है और एक बार फिर सुरेश बांसुरी लेकर उसे बजाना शुरू कर देता है। घर एक बार फिर नाच नाच कर उसके पीछे चलने लगते हैं और वो उन घरों को वापस गांव में लेकर चला आता है। सारे घर अपनी अपनी जगह पर जाकर खड़े हो जाते हैं। दूसरी ओर प्रधान जमींदार के घर जाता है। प्रधान को देखकर जमींदार कहते हैं, आओ आओ प्रधान जी, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। सुना है कस्बे में फिर से बाढ़ आ गई थी, लेकिन इस बार भी ये बाढ़ मेरे घर तक नहीं पहुंच पाई प्रधान जी। हाँ, ये सबसे अच्छी बात है कि ये बाढ़ तुम्हारे घर तक नहीं पहुंचा। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप प्रधान जी, लेकिन इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं बता दूं कि अब लकड़ियों की कीमत और बढ़ चुकी है।
आप प्रधान हैं, बस सिर्फ इसलिए मैं आपको कम पैसों में सस्ती लकड़ी नहीं दूंगा। लाइए पैसे और गोदाम से लकड़ियां ले जाइए। अरे जा, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा इस बार तुझे। लोगों को लूटता है तू। नहीं चाहिए मुझे तुझसे लकड़ियां। मुझे क्या, किसी को भी तुमसे लकड़ी लेने की कोई जरूरत नहीं है। प्रधान जी, मुझसे अच्छे से बात कीजिए। कहीं आपकी गलती की वजह से मैं पूरे कस्बे को लकड़ियां देना बंद ना कर दूं। मत दे, नहीं चाहिए हमें तुम्हारी लकड़ी। अपनी लकड़ियां तुम अपने पास ही रखो। इतना कहकर प्रधान जी अपने घर के लिए निकल जाते हैं और जमींदार के पास उसका चेला बिल्लू भाग कर आता है। जमींदार जी, क्या क्या, जल्दी बोलो। जमींदार जी, कस्बे में बाढ़ आई थी, लेकिन सुरेश ने बांसुरी से पूरे कस्बे को नचा दिया और घर नाचते नाचते उसके पीछे जाने लगे। अगर ये मजाक है तो ये बड़ा ही भद्दा मजाक है गिल्लू। नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ जमींदार साहब। अगर ऐसा है तो ये सुरेश हर बाढ़ में ऐसा ही करेगा और लोगों के घर को बाढ़ से बचा लेगा, जिससे लोग मुझसे लकड़ियां नहीं खरीदेंगे और मैं बर्बाद हो जाऊंगा। कुछ करना होगा मुझे, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। गिल्लू, तुझे सुरेश का घर पता है ना? हाँ मालिक, मुझे पता है। क्यों? रात को तैयार रहना। हमें आज रात उस बांसुरी को सुरेश के घर से चुराना होगा। रात हो जाती है और जमींदार गिल्लू के साथ मिलकर सुरेश के घर में घुस जाते हैं ताकि उसकी बांसुरी चुरा सके। पक्का ये सुरेश का ही घर है ना? हाँ मालिक, ये सुरेश का ही घर है। ढूंढिए, यही कहीं पर वो बांसुरी रखी होगी। वो लोग रसोई घर में जाते हैं जहाँ पर जमींदार को वो बांसुरी मिलती है। ये देखो, ये रही वो बांसुरी। यही वो बांसुरी है ना? बांसुरी को कोई रसोई घर में क्यों रखेगा? पिल्लू, पिल्लू, कहाँ गायब हो गई तुम? गिल्लू वहाँ से गायब हो जाता है। जमींदार बांसुरी को उठाता है और घर से बाहर आ जाता है, मगर घर के बाहर ही गिल्लू खड़ा मिलता है। क्या हुआ मालिक, बांसुरी मिली कि नहीं? कहाँ गायब हो गया था तू? बांसुरी मिल गई है मुझे। अब चलो यहाँ से, इससे पहले कि ये सुरेश उठ जाए। मालिक अब बड़े ही लालची इंसान है। ए, जबान संभाल के बात कर। क्यों, उसने कुछ गलत कहा क्या? प्रधान जमींदार के पीछे ही खड़े थे और साथ में सुरेश और बाकी गांव वाले भी थे। प्रधान जी, आप यहाँ इस वक्त? जी, मैंने ही इन्हें यहाँ बुलाया है। वो मालिक ऐसा है कि लालची तो मैं भी हूँ, लेकिन मुझ में दिल है। मैं कस्बे वालों का बुरा चाहकर खुद अच्छा हूँ, ऐसा नहीं सोच सकता। अभी इसी वक्त इस कस्बे से निकल जाओ जमींदार, वरना हम सब कस्बे वाले तुम्हें मिलकर बड़े ही मोहब्बत से यहाँ से धक्के मारकर निकाल देंगे। ठीक है, मैं जाता हूँ। जमींदार बांसुरी सुरेश को देकर गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है और गांव में जब भी बाढ़ आती है, सुरेश बांसुरी बजाकर गांव के घरों को बाढ़ से बचा लेता है।